क्योंकि बोर्ड मेंबर को आपके सब्जेक्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो वो कहाँ से पूछेंगे। मुझसे टीचिंग नहीं करवाई उन्होंने और डैब से पूछा और जितने भी 5 ब्रांचेस थे होम साइंस के उससे भी सवाल पूछे गए। कि मिलेट्स में ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, न्यूट्रिटिव वैल्यूज हाई होती हैं, उसके अलावा फाइबर बहुत अच्छा होता है, तो डायबिटिक पेशेंट, हार्ट डिजीज के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। मिड डे मील में यही कि बेनिफिट्स ये होते हैं कि एक तो स्कूल ड्रॉप आउट रेट जो है वो कम हो जाती है, बिकॉज जो पुअर लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इस खाने के लिए वो उनको एडमिशन दिला देते हैं बच्चों को। देन ये भी है कि मल न्यूट्रिशन इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी उसमें भी बेनिफिट होता है, बिकॉज वो प्रोटीन रिच और एनर्जी रिच डाइट प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे, तो ये मल न्यूट्रिशन में भी हेल्प करता है। देखिए, मैंने जो भारिया टाइप का एनालिसिस किया था, हालांकि जितनी भी उनके पास जैसे वो जो कोदो, कुटकी और महुआ और एक अंतमूल का सेवन जो करते हैं, मैंने इनका जो है विश्लेषण एनाकॉन लैब नागपुर से कराया था, तो उनमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए गए। नमस्कार, मैं किशन साहू। मैं इस वक्त आपको मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग लेकर आया हूँ। यहाँ पर सहायक प्राध्यापक के लिए साक्षात्कार चल रहा है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में एपी का इंटरव्यू कहा जाता है। यहाँ हमारे साथ में मैडम है जिन्होंने होम साइंस में इंटरव्यू दिया। आइए हम मैडम से बात करें। मैडम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर ऋचा सक्सेना है। मैडम, आपने किस थीसिस पे पीएचडी करी है? मेरे पीएचडी का सब्जेक्ट था विभिन्न वर्गों की आवासीय योजनाओं में रंग संयोजन। मैडम, आपके इंटरव्यू में अभी क्या क्या प्रश्न पूछे गए? इंटरव्यू में मेरी थीसिस को लेके क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट रंगों से संबंधित है, तो रंगों का प्रभाव पूछा गया शरीर पर और मस्तिष्क पर, क्या प्रभाव पड़ता है, घर में आप आवास में किस तरह से रंगों का चयन करेंगे, और इसके अलावा मुझे अभिरुचि से पूछा गया क्वेश्चन, और थोड़ा बहुत मेरा यूजी लेवल से जो है न्यूट्रिशन से भी क्वेश्चन पूछे गए। मैडम, आप ये बताइए कि इंटरव्यू में एमपीजीके से कोई सवाल पूछे गए आपसे? इंटरव्यू में मुझे एमपीजीके से कोई सवाल नहीं पूछा गया। आपसे ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या सवाल पूछा गया और आपने उसका क्या जवाब दिया? ह्यूमन डेवलपमेंट में मुझे पियाजे की थ्योरी पूछी गई कि उसके क्या थ्योरी है, उसके कितने जो हैं चरण हैं, तो बस उसका ही मैंने आंसर दिया, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। आपसे जो थीसिस में सवाल पूछा गया कि रंग संयोजन को लेकर उसका शरीर पे प्रभाव, तो उसका आपने मस्तिष्क पे प्रभाव, उसका आपने क्या जवाब दिया? क्योंकि हम जो इन्वायरमेंट है, हमारे चारों तरफ रंग बिखरे हुए हैं और उन रंगों में हमें रहना भी है, और हमारे जो डिसीजन है वो रंग काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं, तो सही रंगों का चयन होना बहुत ज़रूरी है। इसी पर मेरा जो है पीएचडी का अध्ययन हुआ है। इस एग्ज़ाम में अभी तक आप इंटरव्यू तक पहुँचे हैं, तो इस एग्ज़ाम की प्रक्रिया के बारे में बताइए। इस एग्ज़ाम की प्रक्रिया में सबसे पहले जैसे अभी एडवर्टाइजमेंट निकलता है, फॉर्म भराए जाते हैं, उसके बाद फिर रिटन एग्ज़ाम होता है। जो रिटन एग्ज़ाम होता है उसमें आपका मेन सब्जेक्ट भी रहता है और एमपीजीके रहता है, 2 पेपर रहते हैं। तो एमपीजीके का पेपर 200 नंबर का था हम लोगों का, और ये पेपर जो था 600 नंबर का था। 1 नंबर 4 क्वेश्चन, मतलब 4 नंबर का 1 क्वेश्चन रहता है, और आपका एमपीजीके में क्वालिफाई होना आवश्यक है, अनिवार्य है। जब आप एमपीजीके में होते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट उस पर आपका चेक होता है और नेक्स्ट लेवल पर पहुंचते हैं। उसके बाद फिर आपकी इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पक्की है। ये थे हमारे साथ एक साक्षात्कार देने वाले अभ्यर्थी, जिन्होंने हमें ये बताया कि उनके साथ क्या सवाल पूछे गए और उनकी एग्ज़ाम की प्रक्रिया क्या रही। मेरे साथ प्रियंका हैं, आप गुजरी महल वाले हिसार हरियाणा से हैं, और हम इनसे जानेंगे कि इनके साक्षात्कार में क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। प्रियंका जी, बताइए आपसे साक्षात्कार में क्या क्या सवाल पूछे गए? सर, पहले तो जो चेयरपर्सन थे उन्होंने यही पूछा कि आप हरियाणा से हो, तो वहाँ के जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, वो इतने स्पोर्ट्स में मेडल्स ला रहे हैं, तो उसका क्या रीज़न है। तो इसका आंसर किया मैंने कि वहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा ऐसा और बैकग्राउंड थोड़ा ऐसा है, तो फिर वो फीलिंग्स ऐसी होती है कि स्पोर्ट्स में ही जाना है, या फिर आर्मी या फिर पुलिस, ये वाले जो मेन ऑक्यूपेशन है वहाँ के। और देन फिर उन्होंने पूछा कि वहाँ पे कोई महाभारत की लड़ाई हुई थी, वो कहाँ हुई थी, तो मैंने बताया कि कुरुक्षेत्र में हुई थी। किन के बीच हुई थी, ये पूछा। उसके बाद में कुछ रामायण से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चंस पूछे। देन फिर उन्होंने प्रोसीड कर दिया था मैम के पास। मैम ने पूछा मुझे, बिकॉज मेरी स्पेशलाइजेशन ह्यूमन डेवलपमेंट है, तो उनसे पूछा कि फ्लूइड की थ्योरी बताइए, एरिक्सन की, पियाजे की। देन पूछा कि अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ फैमिली कौन से हैं इंडिया के अंदर, कौन सा ज़्यादा फेमस हो रहा है आजकल, ये पूछा। देन उसके बाद पूछा रिसर्च से रिलेटेड, पूछा कि आपका पीएचडी का टॉपिक क्या है। देन पूछा कि पहले तो उन्हें पता नहीं था मैं पीएचडी कर रही हूँ, तो फिर पूछा कि आपने जेआरएफ किया तो पीएचडी क्यों नहीं किया, तो फिर मैंने आंसर किया कि मैं करंटली पीएचडी कर रही हूँ। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपका रिसर्च टॉपिक क्या है। देन रिसर्च से कुछ क्वेश्चंस पूछे। रिसर्च टॉपिक क्या है और उससे क्या सवाल पूछे गए?
सर मेरा रिसर्च टॉपिक है कि प्रॉब्लम फेस बाय पेरेंट्स ऑफ मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन। तो उससे मतलब टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पूछा, रिसर्च के बारे में पूछा कि हाइपोथेसिस जैसे है वो क्या होती है, कितने टाइप की होती है, उसको एक्सप्लेन करो, कौन सी को एक्सेप्ट करते हैं, कौन सी को रिजेक्ट करते हैं, एरर्स उसमें क्या क्या होते हैं, रिसर्च से ये पूछा। देन मिड डे मील के बारे में पूछा कि मिड डे मील में मतलब उनके बेनिफिट्स क्या है, कब चली थी, ऐसा वैसा कुछ मिड डे मील का। उसमें क्या जवाब दिया? मिड डे मील में यही कि बेनिफिट्स ये होते हैं कि एक तो स्कूल ड्रॉप आउट रेट जो है वो कम हो जाती है, बिकॉज जो पुअर लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इस खाने के लिए वो उनको एडमिशन दिला देते हैं बच्चों को। देन ये भी है कि मल न्यूट्रिशन इंडिया में बहुत ही प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी उसमें भी बेनिफिट होता है, बिकॉज वो प्रोटीन रिच और एनर्जी रिच डाइट प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर, तो ये मल न्यूट्रिशन में भी हेल्प करता है। MPGK से रिलेवेंट कोई क्वेश्चन पूछा? इससे रिलेटेड मेरे से कुछ नहीं पूछा। ये थे मेरे साथ मेडलों वाले हरियाणा से प्रियंका जी, और इन्होंने इस साक्षात्कार में जो अनुभव हासिल किया उसको हमारे साथ साझा किया। मेरे साथ गोरखपुर की शिवानी है, आप PhD एनरोल हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं। आपकी थीसिस का सब्जेक्ट क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़। अभी आपसे इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे गए? सर वो सवाल जो थे वो डैब से ही रिलेटेड थे। शर्मा जी का बोर्ड था हमारा, और डैब से जितनी चीज़ें थी कि मेरा घर का स्थान कहाँ है, होम टाउन कहाँ है, तो होम टाउन के पास की भी जो जगह थी, जैसे कि मैं देवरिया से बिलोंग करती हूँ, तो कुशीनगर के बारे में भी उन्होंने पूछा। और जो मेरा सब्जेक्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़, तो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ में कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं, मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, तो मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेट करके पूछा। मुझसे टीचिंग नहीं करवाई उन्होंने, और डैब से पूछा, और जितने भी 5 ब्रांचेस थे होम साइंस के, उससे भी सवाल पूछे गए। कुछ सवाल रिकॉल करके आप उसका आंसर बता सके तो? हाँ, जैसे कि मुझसे पूछा गया कि मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, तो मैंने बताया जब अपने हम मसल्स का, हड्डियों का कोऑर्डिनेट करके कोई क्रिया करते हैं तो उसे हम मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। और मोटर डेवलपमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। फिर मैंने उसको डिस्क्राइब किया कि वो क्या होता है। फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट क्वेश्चन बना, जो भी आप बोलते हो उससे ही नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है। आपकी थीसिस से जो सब्जेक्ट है उससे रिलेवेंट कोई सवाल रिकॉल करके आप बता सके और उसका जवाब? नहीं, मुझसे थीसिस से कुछ सवाल नहीं पूछा गया। ये पूछा गया कि आप PhD के किस ईयर में हो, तो जैसे कि मेरा 4th ईयर चल रहा है, मेरा हो गया 4th ईयर, तो मैंने उन्हें बताया, और उन्होंने बताया कि कब कंप्लीट हो जाएगी, तो मैंने बताया कि जैसा कि है वो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। अभी मेरा प्री हुआ नहीं है, उसके बाद प्री दूंगी और फिर मेरा फाइनल सबमिशन। मध्य प्रदेश से संबंधित कोई सवाल आपसे पूछे गए? हाँ, मध्य प्रदेश से रिलेटेड मुझसे ये पूछा गया कि आप मध्य प्रदेश के बारे में कितना जानती हैं, और जनजातियों के बारे में पूछा गया। वो रैंडम आप किसी का नाम ले रहे हैं और वो पूछते हैं कि आप क्या इनके बारे में कुछ जानती हैं, इस तरीके से। कुछ आप कोई जनजाति का नाम या आपका कोई जवाब आप रिकॉल करके बता सकें? हाँ, तो मैंने उनको जो 3 जनजातियाँ जो हैं, व्हील, कोरकू और आपकी गोंड जनजाति, उनका नाम लिया। फिर वो किस किस क्षेत्र में आते हैं, मतलब यही सब आपसे रिलेवेंट जो भी आपकी MP से लेके और आपकी सब्जेक्ट से लेके टोटल का कंबाइन करके, और आपकी डैब, आप अपनी डैब को बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ें, क्योंकि डैब में आपने जो जो चीज़ें को लिखा है कि आप किस कॉलेज से पढ़ के आए हो, आपको उसके बारे में से पूछा जाएगा। आप कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़े हुए हो, जो भी आपने डैब में डाला है उसी से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि बोर्ड मेंबर को आपके सब्जेक्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो वो कहाँ से पूछेंगे। तो जब वो डैब के पन्ने जब पलटते हैं तो उसी से सवाल पूछते हैं। आपको ऐसा क्यों लगा कि उन्हें आपके सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है? जैसे कि हाँ, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई भी बहुत ही नॉलेजेबल है तो उसको अपने सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा पकड़ होती है, लेकिन जो अदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसकी पकड़ उतनी नहीं होती है, जिससे कि आपको, इसीलिए तो एक्सपर्ट मेंबर बैठाए जाते हैं कि वो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट पूछें उनसे सवाल, तो इसीलिए वो डैब से ही ज़्यादा सवाल पूछते हैं। ये थे मेरे साथ गोरखपुर के शिवानी, जिन्होंने अपना इस साक्षात्कार में जो अनुभव लिया है उसे हमसे साझा किया। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर कविता जुनेजा जी हैं, जो कि छिंदवाड़ा से हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनके साक्षात्कार में इनसे क्या क्या सवाल पूछे गए। पहले मुझसे जनरल सवाल किए गए मेरे क्षेत्र के बारे में, फिर उसके बाद जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड सवाल किए गए, मिलेट्स के बारे में पूछा गया, जो आजकल लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं इनके बारे में जानकारी ली गई, कुछ होम मैनेजमेंट और एक्सटेंशन एजुकेशन से रिलेटेड भी सवाल पूछे गए। मैडम, आप कोई एग्जैक्ट सवाल मिलेट्स पे बताना चाहें और उसका आपने क्या जवाब दिया, जिससे कि हमारे जो एस्पिरेंट साथी हैं वो मिलेट्स का प्रयोग कर स्वस्थ रहे? मिलेट्स के फ़ायदे पूछे गए थे। क्या क्या आपने फ़ायदे गिनाए? मैंने उनसे बताया कि मिलेट्स में ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है, न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ हाई होती हैं, उसके अलावा फाइबर बहुत अच्छा होता है, तो डायबिटिक पेशेंट, हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा जो एक सवाल पूछा गया था कि इंडियन फास्ट फूड क्या है,
तो उसके लिए मैंने बता दिए थे जिनको बिना प्रोसेसिंग के आप ले सकते हैं। तो मतलब आप फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, फिर चने, मूंगफली हो गए, मुरमुरे हो गए, ये इंडियन फास्ट फूड के अंतर्गत आते हैं। पहले शुरू में मैंने उनसे मतलब फ़ास्ट फूड मुझे समझ में नहीं आए थे कि फ़ास्ट वो आपके उपास के बारे में जानकारी चाह रहे हैं या जंक फूड। मैंने मैडम से पूछा, मतलब मैडम जंक फूड फ़ास्ट फूड पूछ रहे हैं आप? तो बोले हाँ फ़ास्ट फूड मैं पूछ रही हूँ। तो उन्होंने वो पूछा तो मैंने यही बताया कि जो मुरकू है या चूड़ा है ये भी हम फ़ास्ट फूड के रूप में, इंडियन फ़ास्ट फूड रूप के में खाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा फ़ास्ट फूड बताइए जो आप बिना किसी प्रोसेसिंग के, जिससे आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं, वो आप कंज्यूम करते हो, उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो मैं बताती गई, सैलड्स हैं, आपके फ्रूट्स हैं, जैसे गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ समोसे और चाय का बहुत ज़्यादा प्रचलन है। तो उसकी जगह अगर हम सेब है या घर से सलाद लेके आएँ, या उसके अलावा आप जो ज्वार और आपने अगर इसके ज्वार के और बाजरा की जो एक लाई आती है या मुरमुरे की लाई हो गई, ये भी फ़ास्ट फूड में है। इसके अलावा चना है, मूंगफली है, ये भी फ़ास्ट फूड में आप ले सकते हैं, जो आपको बिना प्रोसेसिंग के आप तुरंत खा सकते हैं अगर आपको भूख लगी हो। इससे आपको पोषक तत्व भी मिलेंगे और कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है इनके। ना आपसे एमपीजीके से संबंधित कोई सवाल पूछे गए हो, रिकॉल करके आप बताएं। नहीं, एमपीजीके से संबंधित मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा गया। मेरे क्षेत्र में क्योंकि एक जाम सावरी मंदिर बहुत प्रचलित है, मैं छिंदवाड़ा ज़िले से हूँ और वहाँ पे जो पांडुरना नया ज़िला बना है अभी, उसमें एक जाम सावरी मंदिर है, वहाँ लेटे हुए हनुमान जी हैं। मुझसे ये पूछा गया कि वो किस धातु के बने हुए हैं, तो मैंने वहाँ पे सॉरी कह के मना किया कि सर, क्योंकि कभी गर्भगृह में जाने का मौका नहीं मिला, और दूसरी बात क्या है, हनुमान जी की मूर्ति हमेशा जो होती है वो सिंदूर से रंगी होती है। तो उन्होंने एक चीज़ कहा कि देखिए जानकारी चाहिए होती है तो कोई कैसे भी निकाल देता है, तो मैंने उसके लिए उनसे क्षमा याचना की, बस इतना ही। बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी सवाल थे वो मुझे आसानी से बन गए और उससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मैडम आपने बताया कि आपने डॉक्टरेट किया है और बाहरी जनजाति के संबंधित क्षेत्र में किया है, तो आपका जो इंटरव्यू है एमपीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के छात्राएं भी देखेंगी, तो उस थीसिस के बारे में और उसमें क्या निष्कर्ष निकल कर आया वो बताइए। देखिए, मैंने जो भारिया ट्राइब का एनालिसिस किया था वो 2016 में मेरी पीएचडी अवार्ड हो गई थी, तो ये काफ़ी पहले का था। लेकिन आज भी उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो बहुत ही पुअर है। हालांकि जितनी भी उनके पास, जैसे वो जो कोदो, कुटकी और महुआ और एक अंतमूल और का सेवन जो करते हैं और जगनी, इनमें क्योंकि मैंने इनका जो है विश्लेषण एनाकॉन लैब नागपुर से कराया था, तो उनमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए गए। लेकिन पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होने से किसी चीज़ के खाने पे आपके शरीर पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप उसकी मात्रा पूरी नहीं लेते। अगर मैं कह रही हूँ कि मिलेट्स में मात्रा अच्छी है सारे पोषक तत्वों की, या आपको दूध से कैल्शियम की प्राप्ति होती है, और अगर आपकी आरडीए कहता है कि आपको 300 से 400 मिलीलीटर दूध पर डे लेना चाहिए और आप अगर 1 कप लोगे तो आपका कैल्शियम कभी पूरा नहीं होगा। तो ये देखा गया है कि वो जनजाति के पास बहुत सारा भंडार है, लेकिन क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने की वजह से उनका इतना ज़्यादा जो है वो उसको कंज्यूम नहीं कर पाते। पोषण आहार तक उनकी पहुंच नहीं, गरीबी के कारण पोषण आहार तक पहुंच नहीं है, और पोषण आहार के साथ साथ अज्ञानता भी है। जो आंगनवाड़ियों से पोषण आहार के पैकेट्स मिल रहे हैं उसको वो दिए जाते हैं, 600 ग्राम का अगर पैकेट दिया जाता है 1 हफ्ते के लिए, तो वो 120 ग्राम पर डे उनको कंज्यूम करना है। लेकिन वो क्या करता है, पूरा परिवार बैठ के एक बार पतीले में बना के खा लेता है। तो उससे जिस महिला विशेष के लिए दिया गया है या जिस बच्चे विशेष के लिए दिया गया है, उनको उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती। मैडम, आप आने वाले अन्य अभ्यर्थियों को क्या सुझाव देना चाहेंगे जिनका कल भी होम साइंस का इंटरव्यू है, तो आप उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? जितना मुझे समझ में आया, क्योंकि मेरा ये शायद पहला ही इंटरव्यू था और मैंने कभी इंटरव्यू फेस ही नहीं किया था, क्योंकि अभी तक अनरिजर्व्ड कैटेगरी या जनरल कैटेगरी की होम साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई पोस्ट आई नहीं थी 93 के बाद, और मुझे सिर्फ इसी क्षेत्र में काम करना था। इसके अलावा मैंने किसी नौकरी के लिए कभी अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मैं पिछले 20 साल से अतिथि विद्वान के रूप में कार्यरत हूँ, तो मुझे इसी प्रोफेशन में ही काम करना था। तो जितना मुझे समझ में आया कि वो आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं
और आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते हैं। सब्जेक्ट का नॉलेज तो वो आपके पेपर में देख ही चुके हैं, अगर सब्जेक्ट का आपको नॉलेज नहीं होता तो आप इंटरव्यू तक नहीं पहुंचते। तो इसलिए डरिए मत और बस ईश्वर पे विश्वास रखिए, अपनी तैयारी मजबूत रखिए। तो MPGK से रिलेटेड मुझसे कोई सवाल नहीं किए गए थे। करंट का एक सवाल था जो मैंने पढ़ा था लेकिन मैं उस टाइम रिकॉल नहीं कर पाई, उसके लिए भी मैंने सर से सॉरी कहा कि अभी जो मोहन यादव जी ने जो 4 पिलर की घोषणा की है 2025 के लिए, वो मैंने पढ़ा था पर मुझे बिल्कुल रिकॉल नहीं हुआ। तो वो होता है, कई बार घबराहट में भी नहीं होता, लेकिन मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड और कॉन्फिडेंस, और थोड़ी देर आपको थोड़ा सा घबराहट होती है, उसके बाद सामान्य स्थिति हो जाती है। तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, खा पी के बिल्कुल इंटरव्यू में बैठिएगा। ये थे मेरे साथ डॉक्टर कविता जुनेजा जी, जिन्होंने बड़े अच्छे से विस्तार से इस परीक्षा में पूछे गए सवालों के बारे में बताया और इन्होंने मिलेट्स भारिया जनजाति से संबंधित कई हमें विशेष जानकारी दी जो कि सामान्यतः आम व्यक्ति के पहुंच से बाहर होती है। धन्यवाद मैडम।